नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पेंशन का मालिक कौन। सुबह की पहली किरणें जैसे ही आंगन में गिरी, राम नारायण जी की आंख खुल गई। कुछ दिनों से राम नारायण जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उन्होंने देखा कि जानकी जी उनके लिए चाय का कप पकड़े उन्हीं की तरफ आ रही थी। उन्होंने जानकी जी को गौर से देखा। बालों में अब सफ़ेदी अपनी हकदारी पूरी तरह से जमा चुकी थी और चेहरे पर उम्र की झुर्रियाँ जीवन का अनुभव बयां कर रही थीं। लीजिए जी, आपकी गर्मा गर्म चाय। वैसे सोच रही हूँ आज आपके लिए आटे का हलवा बना दूँ। वो आपको पसंद भी है और आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक भी है। जानकी जी माथे पर आए पसीने की बूंदों को साफ करती हुई बोली। हाँ जानकी, आज हलवा खाने का ही मन हो रहा था। जाने कैसे तुम मेरे मन की बात जान लेती हो। जानकी जी चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ राम नारायण जी को चाय का कप पकड़ाकर किचन में चली गईं। आज किचन में काम करते करते जानकी जी थक गई थी। अपने बीमार पति राम नारायण जी के लिए फटाफट उन्होंने आटे का हलवा बनाया और घी का डब्बा लेकर उसमें घी डालने लगी कि तभी घी का डब्बा उनके हाथ से किसी ने छीन लिया। जानकी जी यह देखकर चौंक गई कि घी का डब्बा उनकी बहू संध्या ने उनके हाथ से छीना है। जानकी जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बहू, घी का डब्बा क्यों छीन लिया तुमने? तभी संध्या ने कड़कती आवाज़ में कहा, आपको पता भी है घर के खर्चे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आप दोनों की दवाइयों के खर्चे अलग और घी की कीमत तो आसमान छू रही है। और आप दोनों को इस उम्र में भी घी चाहिए होता है खाने में। जानकी जी डबडबी आँखों से बहू को देखने लगी और बोली, बहू तुम्हारे ससुर जी बीमार हैं। इतनी दवाइयाँ से उनका मुंह का टेस्ट भी खराब हो चला है। इसलिए आज आटे का हलवा बनाया है मैंने उनके लिए। इसलिए थोड़ा घी डाल रही थी। वह नहीं खा पाते हैं इसलिए थोड़ा घी डाल रही थी उनके हलवे में। संध्या ने कुटते हुए एक आधा चम्मच घी हलवे में डाला। जानकी जी कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मान सम्मान छिन्न भिन्न हो रहा था। जानकी जी तो जैसे पत्थर ही हो गई। उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उन्होंने देखा सुना वो हकीकत थी या सपना। 7 साल पहले ही राम नारायण जी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। कुछ दिनों से उन्हें बुखार आ रहा था, जिस वजह से उनके मुंह का स्वाद बिगड़ गया था। अब पति और खुद के बुढ़ापे को काटने के लिए जानकी जी को एक ही रास्ता नजर आता और वह था कि बहू की कड़वे बोल को चुपचाप शरबत समझ पी जाओ। जानकी जी खिचड़ी लेकर कमरे की ओर बढ़ ही रही थी कि देखा राम नारायण जी दरवाजे पर ही खड़े हैं। उनको देखकर जानकी जी समझ गई कि उन्होंने सब सुन लिया है। उनका ध्यान बांटते हुए जानकी जी ने कहा, बहुत देर हो गई ना, और आपको भूख भी लगी होगी। आइए हलवा खा लीजिए और खाकर मुझे बताइए कि कैसा बना है। राम नारायण जी अपनी पत्नी की बेबसी को अच्छे से समझ सकते थे। इस तरह रोज रोज अपनी पत्नी को अपमानित होते हुए देख उन्हें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कर क्या सकते थे। उन्होंने चुपचाप हलवा खाया और उसके बाद अपने कमरे में रखी कुर्सी पर बैठ गए और सोचने लगे। जब नौकरी से रिटायर हुआ था तो सोचा था भाग दौड़ की ज़िंदगी से अलग अपनी चैन की ज़िंदगी जिएंगे दोनों। जानकी को भी हर वो खुशी दूंगा जो अब तक नहीं दे पाया था। अपने पोते पोतियों के संग समय बिताएंगे, कभी मंदिर जाएंगे, कभी पार्क और कभी पुराने मित्रों से मिलने जाएंगे। मगर किसे पता था कि जिनके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, वही बच्चे आज उनकी पेंशन को अपनी जागीर समझ बैठेंगे। मेरी पेंशन
मिलने के बावजूद भी एक एक चीज़ को हम दोनों तरस रहे हैं। और अभी तो मैं अपनी पूरी पेंशन घर में देता हूँ, तब बहू का ये हाल है। अगर पेंशन भी ना होती तो ये लोग न जाने क्या हाल करते हमारा। अभी राम नारायण जी सोच ही रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। जानकी जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोस के शर्मा जी और उनकी पत्नी खड़ी थी। नमस्कार भाभी जी, अब कैसी तबीयत है राम नारायण जी की? उनसे और आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए सोचा उनकी तबीयत भी पूछ लेंगे और ज़रूरी बात भी कर लेंगे। शर्मा जी ने कहा, जी भाई साहब, भाभी जी, बहुत अच्छा किया आपने, आइए ना, अंदर आइए, कहकर जानकी जी ने उनको बैठाया। तब तक अंदर से शॉल ओढ़े राम नारायण जी भी ड्राइंग रूम में आ गए। जानकी जी उनके लिए चाय बनाने किचन में चली जाती हैं और बातों का सिलसिला शुरू होता है। भाई साहब, मोहल्ले के पांडे जी और इनकी पत्नी और हम दोनों अयोध्या राम मंदिर जाने का प्लान बना रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना आपको भी पूछ लूं। अगर आप दोनों भी चलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। जाना अगले महीने है, तब तक आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। सब साथ चलेंगे तो मज़ा आएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने भाई साहब? शर्मा जी ने कहा। राम नारायण जी जो उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे, फिर अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं, जिनके माथे पे चिंता की लकीरें गहराने लगी थीं। जानकी जी चाय की ट्रे रखते हुए कहती हैं, भाई साहब, मन तो बहुत है जाने का, लेकिन वो कहते कहते चुप हो जाती हैं। लेकिन क्या भाभी जी, चलिए ना, थोड़ा आप लोगों का भी मौसम परिवर्तन हो जाएगा। अब ये मत कह दीजिएगा कि आप लोगों के पास जाने के लिए पैसे नहीं हैं। अरे भाई साहब की अच्छी खासी पेंशन आती होगी। जब तक नौकरी रहती है तब तक हम लोग अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, और जब समय और पैसे होते हैं तो बस सोचते ही रह जाते हैं। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं भाई साहब? हल्की फुल्की मजाक के साथ शर्मा जी की पत्नी बात को विराम देते हुए कहती हैं। सब खामोश हो जाते हैं। तभी बात को आगे बढ़ाते हुए राम नारायण जी ने कहा, जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप भाभी जी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम दोनों अयोध्या राम मंदिर जरूर जाएंगे। अरे अब नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? कहकर राम नारायण जी ने बात खत्म की। कुछ देर बातचीत कर शर्मा जी और उनकी पत्नी चली जाती हैं। बहू संध्या जो अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी, उनके जाते ही बम की तरह फट पड़ी। कोई ज़रूरत नहीं है अयोध्या जाने की। घर में वैसे ही खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, पैसे लगते हैं घूमने फिरने में, और शर्म नहीं आएगी लैला मजनू की तरह इस उम्र में घूमने फिरने में? चुपचाप घर में बैठे रहिए, बड़ा घूमने जाना है दोनों को, कहकर संध्या अपने कमरे में चली गई। जानकी जी को बहू से ऐसे ही शब्दों की उम्मीद थी। शायद इसलिए वो मिस्टर शर्मा को पहले ही मना कर देना चाहती थी। बहू संध्या की बातें सुनकर राम नारायण जी सुन्न से रह जाते हैं। बहू की बातें उनको तीर के समान चुभ रही थी। बहू उन्हीं के पैसों से उनको ही रौब दिखा रही थी। दोनों बोझिल कदमों से अपने कमरे में आ गए। राम नारायण जी कुर्सी में बैठ थोड़ी देर यूं ही सोच में डूबे रहे। एकाएक उन्होंने अपनी पत्नी जानकी जी की तरफ देखा, जो भाव शून्य होकर बैठी हुई थी। वे अपनी पत्नी से बोले, तुम्हें याद है जानकी, जब हमारी शादी हुई थी, हम दोनों को घूमने फिरने का कितना शौक था, लेकिन घर के खर्चे, बूढ़े माता पिता की देखभाल, सब कुछ करना होता था। फिर हमारी ज़िंदगी में शौर्य और पूनम आए। फिर हम बच्चों की परवरिश में लग गए। उस वक्त हमारे पास अपना घर भी नहीं था, लेकिन फिर भी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। सोचते थे बच्चे अपनी अपनी लाइफ में सेट हो जाएं बस। कभी बच्चों की फ़ीस, कभी ज़मीन के लिए लोन, फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन, फिर घर बनाने के लिए पैसे जोड़े।
सारा जीवन इसी भाग दौड़ में निकल गया और इस भाग दौड़ में अपनी ख्वाहिशें, अपनी इच्छाएं बस दबाते ही रहे। और अब जब दिन आए थे अपनी इच्छाएं पूरी करने के, तब बेटे बहू ने हमारे ऊपर इतनी बंदिशें लगा दी। तुम सारा सारा दिन काम करती हो घर के, और मैं रिटायर होने के बाद भी अपनी सारी पेंशन बेटे बहू के हाथ में लाकर रख देता हूँ। लेकिन इतना करने के बाद हमें क्या मिलता है? बहू आए दिन हमें जली कुटी सुनाती रहती है, और हमारा बेटा वो तो सब कुछ देखकर भी चुप है। कहते कहते राम नारायण जी चुप हो गए। तभी जानकी जी उदास स्वर में कहती हैं, हम कर भी क्या सकते हैं जी, अब यही हमारी किस्मत है। घर में शांति बनाए रखने के लिए हमें चुपचाप यह सब झेलना पड़ेगा। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। फिर राम नारायण जी ने धीमे से कहा, जानकी, हमने हमेशा बच्चों की खुशियों के लिए सब कुछ किया, तो क्यों ना हम खुद की ज़िंदगी को एक सुकून की जगह दें, और वो करें जो हम दोनों को सुकून दे। क्या कह रहे हैं आप? मुझे समझ नहीं आया। आपको पता है ना कि बेटे बहू को हमारा कुछ भी करना पसंद नहीं आएगा। जैसा चल रहा है चलने दीजिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। जानकी जी ठंडी आह भरते हुए बोली, नहीं जानकी, बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं। अब हम अपने लिए जिएंगे और अपनी मर्जी से जो करना है वो करेंगे। अगले दिन सुबह की किरणें जैसे ही खिड़की से भीतर आई, राम नारायण जी की आंख खुल गई। रात की करवटों भरी नींद के बाद यह सुबह कुछ ज़्यादा ही सुहानी लग रही थी उन्हें। कठोर फैसले के साथ और चेहरे पर एक मजबूती के साथ वे उठ खड़े हुए। आज उनकी तबीयत भी थोड़ा ठीक थी। नाश्ता करने के बाद वो सीधे बैंक पहुँचे। बैंक में से आधा से ज़्यादा पेंशन निकालकर वो अपने पड़ोसी शर्मा जी के घर गए और अपनी पत्नी के अयोध्या जाने की पूर्ण सहमति के साथ कुछ एडवांस भी दे आए। घर लौटते वक्त उन्हें साड़ी की दुकान दिखी। एकाएक उनके कदम साड़ी की दुकान की ओर बढ़ गए। साड़ी की दुकान पर उन्होंने हल्की गुलाबी रंग की बॉर्डर वाली साड़ी पसंद की, ठीक वैसी जैसी जानकी जी को पसंद थी। उन्होंने साड़ी को पैक करवा दिया। उसके बाद जलेबी की दुकान से गर्मा गर्म जलेबियों का एक डिब्बा बंधवाया और घर की ओर बढ़ गए। आज उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक छोटा सा सुख जिसे वो बहुत दिनों बाद जी रहे थे। अरे कहाँ थे आप इतनी देर से? मैं कब से ही आपका इंतज़ार कर रही हूँ, जानकी जी ने चिंतित स्वर में कहा। राम नारायण जी ने जलेबी का डब्बा और साड़ी उनको पकड़ाते हुए कहते हैं, जानकी, हम दोनों अयोध्या जा रहे हैं। मैं पहले बैंक गया, वहाँ से कुछ पैसे निकाले। उसके बाद शर्मा जी के घर गया और उनको बोला कि हम दोनों ज़रूर जाएंगे, इसलिए उनको कुछ एडवांस भी दे आया हूँ। ये सब सुनकर जानकी जी घबरा जाती हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? हमारा जाना शायद बेटे बहू को अच्छा नहीं लगेगा। बहू ना जाने क्या क्या बोलेगी, और आपने पेंशन के पैसे भी खर्च कर दिए। अब शौर्य भी पता नहीं कितना ताना देगा हम दोनों को। जानकी, तुम शायद भूल गई हो, ये मेरी पेंशन है, ये मेरी मर्जी है, मैं जैसे चाहूँ वैसे खर्च करूँ। सारे पैसे बेटे बहू को देने के बाद भी हमें बेइज्जती ही मिली है। अब पूरी पेंशन खुद पर खर्च करके भी देख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम अपने बेटे बहू पे निर्भर नहीं हैं जानकी, आप समझते नहीं हैं। शौर्य और संध्या को गुस्सा आ गया तो कहेंगे कि बाबूजी पैसों की बर्बादी कर रहे हैं, और आप ये जलेबियाँ और साड़ी क्यों लाए हो? साड़ी तो थी मेरे पास, और ये मिठाई का डब्बा देखकर वो कहेगी कि शुगर है और ये लोग मिठाई खा रहे हैं। जानकी जी की आवाज़ कांप रही थी। मुझे कोई साड़ी, कोई मिठाई नहीं चाहिए जी, बस आप यूं मुस्कुराते रहो और स्वस्थ रहो, मेरे लिए बस वही काफ़ी है। राम नारायण जी कुछ नहीं बोले। उनकी आंखों में एक मौन आक्रोश था।
अपने ही घर में अपने ही कमाए हुए पैसों से खुशी खरीदना अब गुनाह बन चुका था उनके लिए। कुछ दिनों बाद जब बेटे बहू को पैसे नहीं मिलते हैं तो एक दिन बेटा भुनभुनाते हुए आता है और कहता है, माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने अभी तक पेंशन के पैसे संध्या को नहीं दिए हैं। आपको पता है हमें घर के खर्चे चलाने होते हैं। आखिर चल क्या रहा है यहाँ? बेटे की बात सुनकर जानकी जी कहती हैं, दरअसल बेटा, तेरे पिताजी और मैं अयोध्या जाने का सोच रहे थे, लेकिन अगर जानकी जी सकुचाते हुए कह ही रही थी कि तभी कमरे से चिल्लाती हुई संध्या बाहर आती है और कहती है, अरे मैं बताती हूँ आपके माँ पिताजी को घूमने का शौक चढ़ गया है। दोनों घूमने जा रहे हैं, इसलिए पैसे नहीं दिए जा रहे हैं इन लोगों से। संध्या कमर में हाथ रखते हुए बोली, बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? दरअसल बात यह है बेटा कि पड़ोस के सभी बुजुर्ग अयोध्या राम मंदिर देखने जा रहे हैं और तेरी माँ और मेरा भी बहुत मन है वहाँ जाने का। हमारी इच्छाएं तो बहुत थीं, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ तले कभी वो इच्छाएं पूरी ही नहीं हो पाई। इसलिए सोचा अब जब मौका मिल रहा है तो थोड़ा घूम फिर लेते हैं। राम नारायण जी की बात को बीच में टोकते हुए शौर्य बोल पड़ा, आप दोनों घूमने जा रहे हैं? शर्म नहीं आती इस उम्र में घूमते हुए? आस पड़ोस में जो देखा नहीं वो ही करना है आप लोगों को, और मुझसे पूछे बिना बाहर घूमने जाने का सोचा भी कैसे आप दोनों ने? चुपचाप घर में रहिए। इस उम्र में बाहर घूमने जाएंगे तो कहीं बीमार पड़ गए तो हमें ही सेवा करनी पड़ेगी आप दोनों की। शौर्य अपने रौ में बोला तो राम नारायण जी को गुस्सा आ गया। वाह बेटा, जब सारा दिन तुम्हारी माँ किचन में खड़ी रहती है, पूरा दिन एक पाँव में खड़ी होकर घर के काम करती है, तब तुम्हें नहीं लगता कि माँ बीमार पड़ जाएगी? लेकिन अगर हम घूमने चले जाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानता, आप शर्मा अंकल को मना कर दीजिए और जो एडवांस वहाँ देकर आए हैं वो वापस लाकर मुझे दे दीजिए। कहकर बेटा बहू पैर पटकते हुए अपने कमरे में चले गए। जानकी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। रहने देते हैं जी, मुझे पता था ये लोग ऐसे ही बातें बोलेंगे। मुझे लगता है आपको प्लान बदल लेना चाहिए। देखिए कितना हंगामा हो रहा है, ऐसे में तो हमारा यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ये लोग ऐसी जली कुटी सुनाकर जीते जी ही मार देंगे हमें। तभी राम नारायण जी बोले, तुम चिंता मत करो जानकी, इन लोगों को जितना कहना था कह लिया, जो करना था कर लिया। खुद के खर्चों पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है और हमारे खर्चे इनको बहुत दिखते हैं। हमारा खाना पीना इन्हें बहुत चुभता है। ये अन्याय आखिर कब तक सहेंगे हम? कभी ना कभी तो बोलना ही पड़ेगा ना, वरना ऐसे ही घुट घुट कर एक दिन मर जाएंगे हम दोनों। अगली सुबह जब जानकी जी किचन में नाश्ता बना रही थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर उनकी बेटी पूनम थी। हेलो माँ, कैसी हो? पिताजी बता रहे थे कि आप दोनों अयोध्या जा रहे हो। मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ माँ। पिताजी ने कहा कि मैं आप दोनों को बाजार ले जाकर थोड़ी शॉपिंग करा दूँ। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आती हूँ, तब चलते हैं। पूनम ने एक ही सांस में सब कह दिया और फ़ोन रख दिया। क्या कह रही थी पूनम? संध्या ने एक हाथ कमर में रखते हुए कहा। वो पूनम आ रही है, फिर बाजार जाना है, थोड़ी बहुत शॉपिंग करने। जानकी जी हिचकिचाहट के साथ बोल रही थी। उनके इतना कहने की देर थी कि बेटा बहू तो जैसे भड़कने को तैयार बैठे थे। सारी हदें पार करता हुआ शौर्य बोला, माँ पिताजी, ऐसा कीजिए, आप दोनों पूनम के साथ ही रह लीजिए। यहाँ अब आप दोनों के लिए कोई जगह नहीं है।
जब बेटे की बात नहीं माननी है तो आप दोनों मेरे साथ रह ही क्यों रहे हो? बुढ़ापे में तो घूमने का शौक चढ़ा है, सारी शर्म हया बेच खाई है आप दोनों ने। और वैसे भी आप दोनों का खर्चा हम पर भारी पड़ रहा है। आप दोनों अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लीजिए। जानकी जी की आंखों से आंसू बह निकले। वो रूंधे हुए गले से बोली, शौर्य बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इतने में राम नारायण जी अपने कमरे से बाहर आए और गुस्से से कहने लगे, बेटा, शायद तुम भूल रहे हो कि ये घर मेरे नाम पर है। इस घर को मैंने अपनी कमाई से बनाया है। इस घर को छोड़कर हम नहीं बल्कि अब तुम दोनों जाओगे। बहुत सहेली तुम दोनों की तीर समान बातें। अरे माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते हो तो कम से कम हर रोज़ तीखे व्यंग बाणों समान बातें तो मत बोलो हमें। सोचा था एक ही बेटा है, सब मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन तुमने और बहू ने तो हम पर ही बंदिशें लगानी शुरू कर दी। और पूनम, वो बेचारी तुम दोनों के रूखे व्यवहार से बेचारी कभी यहाँ नहीं आती। बस अब मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ही अपनी और ना ही अपनी पत्नी की। इसलिए मैंने आज एक फ़ैसला लिया है कि अब से तुम दोनों मेरे घर में नहीं रहोगे। तुम दोनों ये घर छोड़ो और निकलो मेरे घर से। हम अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। इतने में संध्या बोली, अगर हमें आप लोग निकाल दोगे तो इतने बड़े घर की देखभाल और बुढ़ापे में आप दोनों की देखभाल कौन करेगा? और वैसे भी हम बेटे बहू हैं आपके, हमें आप ऐसे नहीं निकाल सकते। अरे बेटा, अभी तो हम दोनों के हाथ पैर चल रहे हैं। जब हमारी सामर्थ्य नहीं रहेगी तो किसी को रख लेंगे अपनी सेवा कराने के लिए। मेरी पेंशन मेरे और मेरी पत्नी के लिए काफ़ी है। रही बात बड़े घर की, तो घर की देखभाल के लिए भी काम वाली बाई लगा लेंगे हम। और तो और ऊपर वाले कमरे किराए पर देकर आराम से बैठकर खा सकते हैं। इसलिए बहू, तुम हमारे बुढ़ापे की चिंता तो बिल्कुल मत करो। राम नारायण जी के मुंह से ये सब बातें सुन शौर्य और संध्या दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि पिताजी ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। चलो जानकी, पूनम आने वाली है, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बाजार जाना है। कहते हुए राम नारायण जी ने जानकी जी का हाथ पकड़ा और कमरे में चले गए और थोड़ी देर में पूनम के साथ शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। आज राम नारायण जी और जानकी जी ने दिल खोल के शॉपिंग की। आज एक साड़ी उन्होंने पूनम को भी दिलवाई। शॉपिंग करवाने के बाद पूनम ने माँ पिताजी के इस घर के लिए कैब कर उनको उसमें बिठाया और अपने ससुराल के लिए निकल गई। जाते समय जानकी जी ने बेटी के हाथ में 500 का नोट भी थमा दिया। अरे माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोनों को आज ऐसे देख मन को बहुत सुकून मिल रहा है। हमेशा ऐसे ही रहना बस। पूनम का गला कहते कहते रूंध गया। वो जानकी जी के गले लग गई। दोनों कैब में बैठे तो जानकी जी खिड़की में सिर टिका। उनको याद आ रहा था कि जब भी पूनम मायके आती तो जानकी जी हमेशा ही बेटी या अपने नाती को खाली हाथ ही भेजती, क्योंकि उनके हाथ तो खुद ही खाली रहते। बेटे बहू तो उससे ठीक से बात तक न करते, बस मन महसूस कर रह जाती जानकी जी। एक बार जानकी जी और उनके पति बड़े उहापोह की स्थिति में फंस गए थे। जब फ़ोन पर उनकी बेटी पूनम ने बताया, माँ, आपके नातिन का जनेऊ संस्कार है और आपको ज़रूर आना है। दोनों सोचने लगे थे कि अगर नहीं गए तो बेटी का मन टूट जाएगा और ससुराल वालों के ताने सुनती रहेगी उनकी बिटिया। लेकिन उसके माँ बाप तो लाचार थे, तन मन धन हर चीज़ से। बेटी का मनोहार सुनकर बड़े असमंजस में पड़ गए थे दोनों। तब कैसे बहुत मुश्किल से शौर्य ने 1000 रुपये राम नारायण जी के हाथ में रखे थे, लेकिन इतने कम पैसों से क्या ही हो पाता। इसलिए जानकी जी ने अपनी चेन को धुलवा कर नाती के लिए तैयार करवा दी थी और
दोनों पुराने कपड़ों में ही बेटी के ससुराल पहुंच गए थे, क्योंकि जितने पैसे शौर्य ने उनके हाथ में रखे थे वो तो केवल आने जाने और बेटी के घर फल फ्रूट ले जाने में ही खत्म हो गए थे। सर, यही लोकेशन है ना? कैब ड्राइवर की आवाज़ से जानकी जी की तंद्रा टूटी। जब दोनों घर पहुंचे तो घर का वातावरण शांत था। बहू संध्या ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी। वह समझ चुकी थी कि वह अब कुछ कहेगी तो उसके ससुर जी उसे 2-4 बातें और सुना देंगे, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। 2 दिन बाद दोनों को निकलना था, इसलिए अपने बेटे बहू को बुलाकर रामनारायण जी ने कहा, तो क्या फैसला लिया है तुम दोनों ने? कब खाली कर रहे हो मेरा मकान? हमें कल निकलना है और हम लोगों को वहाँ 1 हफ्ता लग जाएगा। तब तक तुम दोनों अपना इंतजाम कहीं और कर लेना। दोनों बेटा और बहू रामनारायण जी के पैरों में गिर गए। पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आपको जहाँ घूमने जाना है जाइए, जैसे रहना है रहिए, जैसा खाना है खाइए, लेकिन हमें घर से बाहर मत निकालिए। आपको तो पता है मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं है, जो मैं किराया भी निकालूं और घर के खर्चे भी देखूं। माँ, आप पिताजी को समझाइए ना कि ऐसा ना करें। आज के बाद संध्या ही घर के काम करेगी, आप कुछ मत कीजिएगा। हाँ, मैं घर के सब काम करूँगी और अब हम दोनों आपके किसी भी काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। बस हमें घर से जाने के लिए मत कहिए। संध्या ने रूंधे हुए गले से कहा, ठीक है, तो अब से मेरी पेंशन मेरे ही हाथ में रहेगी। वो मेरी मर्जी होगी कि मुझे किसको देना है, कितना देना है। हम लोग बूढ़े हो गए हैं तो क्या हमारे कोई अरमान नहीं है क्या? पता नहीं क्यों आजकल के बच्चों को ऐसा क्यों लगता है जैसा बुढ़ापा आते ही जिंदगी खत्म हो गई है। और हाँ, हमारे किसी भी काम में अगर कोई हस्तक्षेप हुआ तो याद रखना, इस घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। रामनारायण जी ने रौबदार आवाज़ में कहा। जी पिताजी, कहकर बहू किचन में खाना बनाने चली गई। अगली सुबह संध्या उनके जागने से पहले ही जाग गई और उनके नाश्ते का पूरा इंतजाम और जानकी जी के साथ उनके कपड़े रखने में भी उनकी मदद की। आज जानकी जी को बहू का सुख मिल रहा था। ये सब देख उनकी आंखें डबडबा गई। जाते समय जब दोनों बेटा बहू उनके पैरों में पकड़कर आशीर्वाद लेने लगे तो दोनों ने उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। दोनों अयोध्या के सफ़र के लिए खुशी खुशी निकल गए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।